जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरे साथ में है ऋषि भाई। ऋषि भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और ऋषि भाई भोपाल से हैं। हमने साथ में सीपीयू का फिज़िकल दिया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे फिज़िकल मेरा तो हो गया था, बट ऋषि भाई का कुछ सेकंडों से रह गया था। तो उस दिन ये रात को 1 बजे तक मेरे लिए इंतज़ार करते रहे, क्योंकि लगभग 3-4 1 बजे के आसपास फिज़िकल हो गया था। उसका मेज़रमेंट में टाइम लग रहा था, तो उसमें ये इंतज़ार करते रहे वहाँ पे मेरा। और उसके बाद फिर हम साथ में आए। इसके बाद फिर इन्हें 23 का फिर सीपीओ दिया, पर इनका फिर फिज़िकल में कुछ ना कुछ सेकेंड्स ही रह गए थे। सीपीओ के फिज़िकल के चक्कर में ये सीजीएल सीपीओ आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, आपस में एक ही साथ ही ये पैरेलली चलते हैं दोनों एग्ज़ाम। तो सीजीएल पे फोकस ये कर नहीं पाए उस टाइम पे। फिर फाइनली इन्हें डिसाइड करा कि यार अब बहुत हो गया है सीपीओ, अब सीपीओ साइड में करो। फिर इनने फुल फ्लेज सीजीएल की तैयारी करी, और 2024 से ये सीजीएल में एएसओ सेलेक्टेड है, सीएसएस में, और साथ ही साथ सीएचएसएल में भी ये सिलेक्टेड है, डिफेंस मिनिस्ट्री में। भाई से जानेंगे, इतने सारे फेलियर के बाद फाइनली आपको अपनी डिज़ायर पोस्ट मिल चुकी है। पहले भी ये मतलब सीपीओ तो इसलिए करना चाहते हैं कि यार जॉब सिक्योर हो जाए, उसके बाद थोड़ा फैमिली प्रेशर और ये सारी चीज़ें साइड में हो जाए, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो बाकी अल्टीमेटली इनका करना सीजीएल ही था। तो फाइनली ये सीजीएल से 40 ग्रेड पे की जो जॉब इनको चाहिए थी एएसओ सीएसएस में, वो इनको फाइनली मिल गई है। तो ऋषि भाई, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आपको। ठीक लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा लगता है पोस्ट पाके, अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट डिज़ायर्ड लोकेशन पे पाके अच्छा लगता है भाई। और फिलहाल तो अभी है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है। सीएचएसएल के थ्रू जो पोस्ट मिली तो कुछ उससे अच्छा लगा, और उसके बाद जो दोबारा सीजीएल का रिज़ल्ट आया तो कुछ उससे बेटर लग रहा है। और अब तो बेटर ही लग रहा है भाई। अब तो जो है लोकेशन का भी इशू नहीं है अपने साथ में, जो डिज़ायर्ड लोकेशन चाहिए थी वो मिल गई है। और अगर अब सब कुछ ठीक रहता है तो अब यहीं पे जॉब करके जो है आगे सेट हो जाना है। हाँ भाई। जैसे कि ऋषि भाई भोपाल में रहते थे, इनके भैया भोपाल में ही एमपीपीएससी से ऑफिसर हैं। वो भी कौन से ऑफिसर हैं? वो हैं रेवेन्यू ऑफिसर हैं भैया। ऑलरेडी जब भैया रेवेन्यू ऑफिसर है, तो इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गया था एक टाइम पे कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। यार वो देखो होता है भाई, आपकी उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं जब आपका सराउंडिंग थोड़ा सा ठीक रहता है। तो सराउंडिंग ऐसा था कि भाई मतलब फैमिली में कोई ना कोई सिलेक्टेड है, और पेरेंट्स भी जो है थोड़ा सा इच्छुक थे कि भाई लड़का जो है हमारा गवर्नमेंट जॉब में पहुँचे। हालांकि घर वालों की तरफ से कोई लिटरली प्रेशर नहीं था, कभी मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को लेके फोकस नहीं किया कि तुम मतलब कितना टाइम ले रहे हो चीज़ों में। बट देन टू चीज़ें लगती हैं भाई अपने हिसाब से कि हम आज सिलेक्ट हो रहे हैं, कल सिलेक्ट हो रहे हैं। 2 बार सीपीओ फेल हुआ, 2 बार सीएचएसएल फेल हुआ, सीएचएसएल का मेंस दिया, रैंक नहीं आई और मेरिट आउट हुआ। सीजीएल का भाई 2022 टाइपिंग आउट हूँ मैं भाई। टाइपिंग आउट हूँ 2022। ठीक है, मालूम नहीं था क्या, फर्स्ट टाइम था उस टाइम पे, तो चीज़ें कुछ ठीक जा नहीं रही थी। बट देन टू, और उसके बाद 2023 का प्री क्वालिफाई नहीं होता। 2023 में भाई एक सिंगल एग्जाम नहीं निकला मेरा, सिंगल केवल सीपीओ निकला था मेरा। उसका भी फिजिकल नहीं निकला। सीपीओ का कितने नंबर थे उस टाइम पे सीपीओ में? सीपीओ में थे भाई मेरे 153 नंबर थे मेरे रॉ, और उसके बाद 157 कुछ मेरे नॉर्मलाइज नंबर हुए थे। 157 नॉर्मलाइज हुए थे। मेंस का स्कोर ठीक जा रहा था, बट फिजिकल ही नहीं निकला। मैं याद है मेरे को लगभग 30 मीटर पीछे था भाई। सीजीएल का कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला गया था 23 का कि उसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। 0.7 नंबर से मेरा कट ऑफ रुका था। 134 कुछ रॉ थे और 143 कुछ बने था नॉर्मलाइज्ड, और उसके बाद भी नहीं हुआ था भाई। इतने सारे फेलियर के बाद इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि लगातार आप 23 में आपका एग्जाम नहीं हो पाया, 22 में आप मेरिट आउट हो रहे हो, 24 में ऐसा क्या भाई, इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आपने कोई लूपहोल ही नहीं छोड़ा कि चलो छोड़ो आप सीधा टॉप मारते हैं? मेरे पास मैंने दूसरा कोई विकल्प रखा ही नहीं था अपने लिए। हमेशा से केवल एक चीज़ सोच के जा रहा था कि अगर ये नहीं हो तो पता नहीं है क्या होगा। अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं था प्राइवेट का करने का, या मतलब दूसरे साइड मूव करने का, वैसा कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि कुछ आता नहीं है। बात ये भी तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत होता है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत ये उसको जो उसने पढ़ा है ना, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, और वो किसी फील्ड में काम नहीं आता सरकारी नौकरी के अलावा, कुछ नहीं आता है। मतलब ठीक है, आप जब दूसरे फील्ड में उतरोगे तो शायद आप काम सीखोगे, बट ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार गवर्नमेंट के अलावा कुछ भी होगा तो देख लेंगे। तो एक वो था कि भाई, और फिर दूसरी बात ये है कि अब ये 24 में वैकेंसीज अच्छी थी। वैकेंसीज अच्छी होने के कारण एक अंदर से प्रेशर था कि भाई अगर इस बार भी नहीं हो पाया तो अब मुझे नहीं लगता कि आगे हो।
तो इस कारण से मैंने तो मतलब आपने अपना आखिरी मान के खत्म था भाई इस बार। मैंने अपना सामान, लाइब्रेरी में केवल 4 किताबें थी मेरी, और वो भी मैंने बोल दिया था कि अगर मेरा ना हो तो ये जिसको भी ज़रूरत है ले जाना भाई, क्योंकि अब अच्छा। इसके बाद मैं एग्ज़ाम्स नहीं दूंगा। और जैसे ही एग्ज़ाम 18 तारीख की शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, 18 को एग्ज़ाम होने से पहले 17 को लाइब्रेरी छोड़ दिया था और किताबें बांट दिया था कि अच्छा। खत्म है कल एग्ज़ाम, मैं नहीं आऊँगा अब। ठीक है, इवन लाइब्रेरी का जो मैनेजर भी था वो भी मेरे से पूछा था कि भाई अब आप जो 18 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप दोबारा से कब आओगे। मैंने कहा भाई किताबें मैं बांट दिया हूँ, तो अब जो है दोबारा नहीं आऊँगा। तो ये कॉन्फिडेंट था या फिर? अब कुछ भी कह लो भाई, अब ये कॉन्फिडेंस था या जो भी था, बट ये था कि अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, होता तब भी और नहीं होता तब भी। मैं दोबारा लाइब्रेरी जाने की इच्छुक नहीं था, क्योंकि भाई लाइब्रेरी का सफ़र मेरा बहुत गंदा गुजरा भाई। लगभग मैं 73-72 किलो से 61 किलो पे पहुँच गया भाई। भाई देख रहा हूँ मैं, इनको देख रहा हूँ, हमारे साथ में बहुत रहे हैं भाई, बहुत हमने साथ में टाइम स्पेंड करा है। आज मैं इनको देखा जब ये दिल्ली आए सुबह सुबह मिलने, तो 10 किलो के आसपास वजन कम करके आया भाई रखे। मतलब देख के मैंने यार 16 ये इंच क्या। का बाइसेप था मेरे को जब याद है भाई, लगभग पिछले साल अप्रैल में 16। अभी तो पता ही नहीं भाई, अब तो कितना बचा होगा। अब तो भाई से भी नहीं बचा रहा होगा या नहीं बचा होगा, अब तो बाइसेप बचा होगा या केवल हड्डी बची होगी भाई। 16 इंच का बाइसेप ही नहीं रहा तो वो। बाइसेप भी नहीं रहा। खैर ये सारी चीजें ये देखो सब भाई टेम्पररी है, वो सब सब तो आ जाती टेम्पररी है। है भाई। अगर सिलेक्शन रह जाता तो ये बाइसेप कोई देखता भी नहीं भाई। सही ठीक है, बात कौन ही है। देखने आ रहा है। सिलेक्शन तो- हो गया तो अब जो है आपका हड्डी भी हो वो भी दिख जाएगा। तो ऋषि भाई, आपको इस वीडियो में काफ़ी लोग देखने वाले हैं, तो अब ये बताओ कि बंदा जब तैयारी कर रहा है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखो भाई, मैं तो यही बोलूँगा जो मैं अपने ऊपर फॉलो किया हूँ हमेशा से, और जो स्पेशली इस साल, वो ये है भाई कि लाइब्रेरी अगर जा रहे हो तो लाइब्रेरी में जितने आवर्स भी दे रहे हो उतने आवर्स में केवल पढ़ाई करो भाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ना नीचे जाना है ऊपर जाना है। कोई यारी दोस्ती जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है सब बंद कर दो। खाना छोड़ना है, पीना छोड़ना है, उतना खा लो कि सर्वाइव कर सको पेपर तक। बाकी सब टेम्परेरी है। नींद आ रही है या हंसना है, खेलना है, सब भूल, अपने आप को सुख देना बंद कर दो जब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एक बार सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद जीवन दूसरे साइड में जाएगा भाई। ये बहुत सही बात बोली इनने कि मतलब टेम्पररी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकते हो टेम्पररी टाइम के लिए। अगर सेक्रीफाइस करना नहीं आ रहा है भाई, 32 लाख CHSL में फॉर्म भरे थे और सम अराउंड इसी के समथिंग CGL में फॉर्म भरे थे। सीट्स कितनी थी? 3000 के अराउंड CHSL में सीट्स थी, और इस बार खैर CGL में ठीक थी, 18 के समथिंग थी। बट आप सोचो मार्जिन कहाँ जा रहा है। सिलेक्ट होने वाले तो हर बार हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वही हो रहा है। कहाँ से आ रहे हैं ये 3000? बिगिनर्स अपनी जगह नहीं बना पा रहे बिगिनर्स अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि वो भाई, वो उन्हें टेम्परेरी सुख चाहिए भाई। ठीक है, और बिगिनर्स में भी ऐसे हैं भाई कि बंदे 6-8 महीने में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग की प्रिपरेशन और उन्हें 6-8 महीने में सिलेक्शन लेके वापस निकल लिए अपने। केवल पढ़ाई करो भाई। मैं यही बोलूँगा भाई, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है सारे सुख छोड़ दो। घर जाना आना, शादी बर्बादी सब छोड़ दो भाई। बर्थडे और खुशी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब छोड़ दो। जिसको सिलेक्शन लेना है भाई, उसके लिए ये टेम्परेरी सुख मायने नहीं रखते हैं। बाकी अगर आपको सेक्रीफाइस करना नहीं आ रहा है तो आप सिलेक्शन से अपनी दूरी वैसे भी बनाते जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे कोई और मेहनत कर रहा है। उस टाइम पे भाई बंदे, मैं देखता था भाई लाइब्रेरी में सुबह 4 बजे स्पेशली लाइब्रेरी खुलवा लेते थे भाई कि हम किसी को नहीं बताएंगे, मेरे को 4 से 6 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेने दो। तो वो जो 2 घंटे दे रहे हैं वो अपने पढ़ रहे हैं भाई। अब तुम 8 बजे या 9 बजे लाइब्रेरी जा रहे हो, वहीं दूसरा बंदा सेम 4 बजे लाइब्रेरी जा रहा है, 5 घंटे तुमसे ऑलरेडी आगे जा रहा है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी टाइम इंक्रीज करने की तो बढ़ाओ भाई उसे। ठीक है, जितने बार बुक्स को रिवाइज करना पड़े उन्हें आप रिवाइज करो। एक क्वेश्चन को कम से कम 20 बार करो भाई। क्योंकि CGL का एग्जाम लगभग अगर डिफरेंट है तो फिक्स भी है कुछ लेवल तक। कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं, पुराने क्वेश्चंस फिक्स हैं, इंग्लिश का पैटर्न फिक्स है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक रूल रिवाइज हुआ, अगले 2 महीने में वो गायब हो गया। तो यहाँ दिक्कत आती है भाई। एक बुक पढ़ो, बहुत ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो, कुछ सिलेक्टेड बुक्स पढ़ो, लेकिन उन्हें बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अच्छा भाई, थोड़ा नंबर पे जाएंगे। थोड़ा तुम्हारा क्या CHSL में क्या स्कोर रहा था? भाई CHSL में मेरा तो इस बार भाई गॉड्स ग्रेस मेरा ठीक स्कोर था। मेरे रॉ बने थे भाई 337 नंबर आउट ऑफ 360। प्री में कितना था? प्री में भाई मेरा 169 रॉ था, और उसके बाद 173 कुछ नॉर्मलाइज हुआ था। 173। और इसका नॉर्मलाइज स्कोर कितना था CHSL का फाइनल का? नॉर्मलाइज भाई, नॉर्मलाइजेशन इसमें CHSL मेंस में था नहीं। अच्छा, बट सिंगल एक शिफ्ट में क्वेश्चन, था वो। हाँ एक क्वेश्चन में कुछ मिस हुआ तो मेरे 4 नंबर कुछ कम हुए थे, तो 333 नंबर कुछ हुए थे बाद में, जिसके कारण मुझे AFHQ मिला तो था। कितनी रैंक लग गई थी उसमें? भाई जब 337 थे
तब तो मेरी रैंक कुछ 120 कुछ जा रही थी। हाँ 4 नंबर कम हुए, मेरी रैंक कुछ 388 कुछ हो गई। वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है CGL हो गया CHSL हो गया इनमें रैंक का कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी पोस्ट मिल जाती है हाँ। तो आपका रैंक कोई भाई रैंक 1 भी सेम पोस्ट उठा लिया और हाँ। रैंक 2000 भी सेम पोस्ट उठा लिया तो आप सेम ऑफिस में हो भाई। क्योंकि इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन सब कुछ बराबर कर देता सब है। कुछ भाई 4 नंबर से 4 नंबर कम होने से हम्म। ठीक है मेरी लगभग 200 या 300 रैंक पीछे चला गया मैं। वही CGL की अगर बात करें तो उसका क्या रहा था? CGL का भाई प्री मेरा जो रॉ था वो 165 या 168 के अराउंड था और बढ़ा शायद कम नहीं था, 101 आध 2 नंबर कुछ बढ़े थे। और मेंस का जो स्कोर था, मेंस में था मेरा भाई 326 नंबर। 326 नंबर रॉ था और उसके बाद जो नॉर्मलाइज होके मुझे 352 या 53 नंबर हुआ था। लगभग 25-26 नंबर नॉर्मलाइज हो गए थे। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं इस बार भी नहीं, नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता तो फिर वो सबके साथ नहीं होता। हाँ अगर तो मेरा फिर कट ऑफ भी नहीं जाती फिर फिर उतनी। वो इतना कट ऑफ भी नहीं जाता हाँ। क्योंकि मेरी खुद की शिफ्ट में भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थे गलत। ठीक है वो मार्क टू ऑल जिसको मिला है वो ठीक है, मुझे भी मिला है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रिंट ही गलत था जिनका। अच्छा तो उनके मार्क्स तो मेरे को मिलते ही मिलते और फिर अगर मार्क्स टू ऑल वाला ये इशू नहीं होता तो वो जो कट ऑफ की रेंज बढ़ी है तो उतनी इतनी नहीं बढ़ती, कट ऑफ ही नहीं इतनी बढ़ती। नहीं बढ़ती। 325 या 26 पे भाई प्रोडिक्शन के हिसाब से आपको 4600 मिल रहा था। ऑब्वियसली मिलना चाहिए था ऑब्वियसली उतना, मिल रहा हाँ। था भाई। हाँ। तो अगर क्योंकि पिछली बार का जो ट्रेंड है वो इस हिसाब से पिछली रहा है। बार का जो ट्रेंड है या पहले कुछ सालों का जो ट्रेंड है उस हिसाब से आपको मतलब 320 भी आपका बहुत अच्छा स्कोर था। बट अब ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं भाई, तो वो चीज़ें हैं। तो ऋषि भाई जैसे कि इतने सारे सेटबैक आपने देख लिए कि CPO का नहीं हुआ, CGL नहीं हुआ, फिर प्री नहीं हुआ CGL का 23 में, फिर मेरिट आउट हो रहे, तो फिर यार ये डबल से कमबैक करने वाला जुनून देखो यार, चलो 2 दिन 4 दिन तो आ जाता है लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी है वो? भाई कंसिस्टेंसी के लिए मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम किया वो मेरे दोस्तों का साथ था भाई, मैं सच बताऊं। ठीक है, कुछ साथ में दोस्त थे मेरे पढ़ने वाले जो एक टारगेट के साथ पढ़ते थे सेम एग्जाम के। नाम बता दो। नाम जैसे भाई एक मेरा दोस्त था सिद्धांत पटेल, ठीक है, और एक प्रहलाद द्विवेदी था, एक जितेश पटेल था, जो साथ में ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, जितेश पटेल खैर सिलेक्टेड था तो वो उतना टाइम दे नहीं पाया, और ये बाकी 2 बंदे ये साथ में लाइब्रेरी में थे। तो कभी भी मतलब ऐसे डिप्रेशन हो रहा है या मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो एक वो रहता है ना कि हमारे साथ बड़ा पढ़ रहा है, वो आगे निकल रहा है, हम पीछे रह रहे हैं, तो वो चीज़ें हो रही थी उस हिसाब से। ये चारों लड़के हम सबने 2022 में फिजिकल CPO का दिया था साथ में भाई। इन बाकियों का तो फिजिकल भी निकला था बाकियों का फिजिकल भी निकला था, तो फिजिकल भी हुआ था। तो फिर भाई तो लाइक अब जीते। हाँ, सो दोस्तों का काफ़ी साथ रहा आपके उसमें? दोस्तों का भाई बहुत साथ रहा। दोस्तों ने इस बार सिलेक्शन में भाई मेरे साथ, मेरी मेहनत तो है ही है बट मेरे दोस्तों की भी बहुत मेहनत है, क्योंकि अकेले कई बार ऐसा होता था भाई। लाइक मैं लाइब्रेरी में भाई जब मैं पढ़ता था तो मैं मतलब ऐसा था भाई, अगर 8 बजे पहुंच गया तो 8 बजे के बाद मैं सीधा रात में उतरता था भाई 11 बजे। खाना बंद, पीना बंद, जो अपनी एक बोतल ले जाता था उसी में कुछ अगर मिला है नींबू वीबू तो ठीक है, वरना बस सिप करके पेट भरते रहता था, क्योंकि मैं खाने का तो था ही नहीं मेरे अंदर कि मिला ठीक है। कभी कोई मेरे रास्ते से गुजरा, किसी ने पूछ लिया कि भाई खाओगे तो कुछ ले लिया, वरना भाई 8-9 महीने एक टाइम ही खाना खाया मैंने, क्योंकि एक आलस भी था। किस टाइम खाना खाते थे? मैं सुबह निकलता था भाई 8 या 9 बजे। अब उस टाइम पे मेरी बाई आके बना देती थी तो 4 रोटियां ही खाई जाती थी मेरे पास सुबह। उससे ज़्यादा जाता भी नहीं था। और 9 बजे हो जाती थी धूप तो मैं लाइब्रेरी से नीचे भी नहीं उतरता था, फिर सीधा खाता था रात में 11 बजे। अब ये मेन टाइम जो रहता था इसमें मुझे ये लगता था कि अगर मैं नीचे भी उतरता हूँ तो मेरा आधा घंटा बर्बाद जाएगा, तो मैं उस टाइम को बचाने के लिए मैंने वो खाना ही बंद कर दिया भाई। लेकिन भूख के साथ पढ़ाई कैसे कर ली आपने? अब भूख दिखती नहीं थी, मैं महेंद्र सच बताऊं भाई, कुछ नहीं दिखता था। बस इस बार ऐसा लग रहा था कि बस कुछ भी नहीं हो, ये शरीर भी भाई कुछ नहीं था मेरे लिए। अच्छा। मैं भाई मेरे दिन के हिसाब से 200-300 ग्राम में, मतलब दोस्त के रूम पे कभी जाना होता था रात में तो मैं हर दिन वेट मेजर करता था। 200 ग्राम 300 ग्राम हर दिन डाउन हो रहा था। अच्छा। मुझे दिख रहा था बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर एनर्जी कहाँ से आ रही थी? क्योंकि भाई बैठने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए थी ना यार। केवल जुनून था, इतना खा लेता था कि मैं बस दिन में बैठ पाऊँ। अच्छा, वो 4-5 रोटी जो दिन में रोटी खा दिन रहे में हो वो पूरे दिन भर तुम्हें बिठा देती थी? दिन में बिठा देती। पर चाय माय तो लगती होगी यार चाय शाम मैं को? पीता नहीं हूँ, बस कभी कभार केले खरीद लेता था, ताकि इसलिए क्योंकि वो गर्मी रहती है ना तो केला कभी ठंडक दे देता है, इस कारण से केले थोड़े बहुत लेके रख लेता था, बस कुछ नहीं। बस इतना था अपना मूड को लाइटन अप करने के लिए। जब अपना लाइब्रेरी का टाइम ओवर हो जाता था तो उस टाइम में अपने दोस्तों से मिलने जाता था।
कुछ नहीं करता था उस टाइम पे, दुनिया का कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो हाँ। वो सब छोड़ देता था। 11 साढ़े 11 पे अपने दोस्तों से मिलने जरूर जाता था, हफ्ते में 5 दिन फिक्स था ये। हफ्ते एक में आध 5 दिन दिन। कभी मिस हो जाए तो अलग बात है। दोस्त यही अपने सिद्धांत हाँ, फैला अपने ये दिए। सिद्धांत पहला दिन से हर हाँ। दिन का था भाई। लाइब्रेरी छूटी, हम्म। 11 बजे तक अपनी जी जान लगा के पढ़ लिया। हम्म। अब आधा एक घंटा दोस्तों के साथ देता ही देता था। उससे क्या अच्छा, रहता था, मूड फ्रेश होने के लिए। बिल्कुल भाई, मैं एक आध घंटा अपने लिए निकाल ही लेता था रात में। हम्म। उस टाइम में ये फोन वोन ये रील वील नहीं सरकाता था, हम्म। सोशल साइट्स तो बंद कर रखी थी। अच्छा, ये हाँ यार, ये बताओ ठीक कि है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा भाई, तो मैं ये बता रहा उससे हूँ। अब जो एस्पिरेंट है वो उससे कैसे बचें? देखो सीधी सी बात है, एक ही सॉल्यूशन है, बंद करो। कोई आपको बोले कि सोशल साइट्स पे आप ये पेज फॉलो कर लो, वो पेज फॉलो कर लो, उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो ये सब बेकार की बात है। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय टाइम बर्बाद। आप करने कुछ जाओगे, बट क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का टाइम इतना हाई है कि आप देखोगे एक चीज़ को, दिखाएगी आपको दूसरी चीज़। बचना है, हटा दो। ऐप्स अगर रखने हैं तो पेपर न्यूज़पेपर वाले ऐप्स रखो, वरना एक ऐप आपके लिए सफिशिएंट है, वो है यूट्यूब। सारे ऐप्स हटा दो। 6 महीने की बात है, 6 महीने में सिलेक्शन लो, उसके बाद आप ऐप चलाओ और खुद अपना ऐप डिज़ाइन करो। समझ रहे हो? लेकिन 6-8 महीने भाई आपको कड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, विदाउट आपको अगर सेक्रीफाइस कांट डिजायर्ड अचीव पोस्ट एनीथिंग। चाहिए भाई, डिजायर्ड लोकेशन पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप एक नंबर भी पीछे जाते हो, यकीन मानो भाई, आप अगर मुंबई चाहते हो, आप मुंबई से कब एक नंबर के कार्ड चेन्नई पहुंच जाओगे, आपको यकीन नहीं मिलेगा। जीते के साथ यही हुआ कि जितेश मेरे भाई के साथ यही हुआ भाई, कि केवल 4 नंबर के 4 नंबर के कार्ड आज चक्कर में मुंबई पहुंच गया, वरना 4 नंबर में भोपाल मिल गया होता, भोपाल जीएसटी मिल गया मिल होता, गया होता, इंस्पेक्टर मिल गया होता। इंस्पेक्टर मिल गया तो होता। वो बात है भाई, बचना है, खत्म कर दो सीधा। किसी भी चीज़ से बचना है, कट ऑफ, सिंपल। शादी है, 4 महीने बाद पेपर है, 2 महीने पहले शादी है, खत्म, नहीं अटेंड करनी भाई। मेरे कज़न की शादी थी, इंगेजमेंट थी, और उस दिन मेरा आईबी का प्री था। उस दिन नहीं था, मतलब 18 तारीख की शादी थी या 19 की, और 2 या 3 दिन पहले मेरी प्री था या मेंस था शायद, बाद में छोड़ दिया था मैंने शादी, एंगेजमेंट। क्योंकि यार, क्योंकि भाई अल्टीमेटली engagement हमें पता है कि हमें हमारी पता है क्या भाई हमें सिचुएशन है। पहुंचना कहाँ है। हाँ। उनकी हो गई एंगेजमेंट, लेकिन हाँ। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा एंगेजमेंट तो दूर की बात भाई, देखेगा भी नहीं कोई। मैं कितना भी सुंदर हूँ, शाहरुख खान के बाजू में ही क्यों ना बैठता हूँ, बट प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मेरे पास जॉब नहीं है, वर्किंग प्रोफाइल नहीं है, तो कोई नहीं देखने वाला है। बहुत सही ठीक बात है? बोली इनने कोई नहीं कि- देखने वाला। हाँ। सो चलो ऋषि भाई, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। अब ये बताओ कि कोई बंदा सिलेक्शन चाहिए जिसको, जो इस बार तैयारी कर रहा है 25 के लिए, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए उसको, क्या किताबें फॉलो करनी चाहिए? देखो किताबों का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा किताबें अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, जिसने मतलब स्टार्टिंग की है, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, कोई भी अच्छा सा कोर्स ले लो। बेसिक्स मैथ्स के लिए कोई आप टीचर्स भी रिकमेंड कर दो जैसे साथ में। बेसिक्स मैथ के लिए आप पहले पवन राव को फॉलो कर लो, अगर आपको बेसिक्स बहुत वीक हैं। क्योंकि अगर बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो आप प्री क्वालिफाई कर भी जाओगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके, बट मेंस में नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी जाएगी। तो आप बेसिक्स ठीक करने के लिए पवन राव उठा सकते हो। एक बार आपका बेसिक क्लियर हुआ, उसके बाद यूट्यूब पे हज़ारों टीचर पढ़े जो उनका पूरा कोर्स फ्री पढ़ा हुआ है। गगन प्रताप सर को उठा लो, अभिनय शर्मा सर को उठा लो, या आप रेमो सर को उठा लो, ठीक है। अब अभी के टाइम पे आदित्य रंजन सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं, उनको उठा लो। बट उससे पहले मतलब आपको किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी लेकिन भी एक बार टीचर से बेस पढ़ो। कंप्लीट कर लो हाँ, पवन राव एक बार सर से। आपको बेसिक्स के लिए बैच कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं, आपको लगता है केवल प्रैक्टिस चाहिए, तो आप किसी भी टीचर को उठा लो, क्योंकि कोई ना कोई टीचर का कोई ना कोई पार्ट अच्छा है। सारे टीचर्स में आपको एक खासियत नहीं मिलेगी। सही बात है। तो उसके बाद ये तो आप आपने मैथ का कर मैथ सकते का हो। बता दिया। और उसके जीएस बाद का तो अब सिंपल सा भाई, जीएस के लिए अब तो कुछ बचा ही नहीं है परमार सर के आने के बाद। कुछ मत करो, आंख बंद करो, लूसेंट उठाओ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, और परमार सर के नोट्स फॉलो करो। कुछ नहीं करना है जीएस में। उनका जो पीवाईक्यू वगैरह आती है, पीवाईक्यू आते हैं, उनके जो नोट्स अरेंज कर पाओ या उनके बैच अरेंज कर पाओ, और इतना सब अरेंज कर लो और लूसेंट पढ़ो। चलो, इस वीडियो पे जिसने भी बहुत प्यारा से कमेंट करे हैं, और इस वीडियो पे 1000 अगर कमेंट होते हैं तो परमार सर का और पवन राव सर का बैच आपको गिव अवे करूँगा फ्री में। सो ऑल द बेस्ट। मैं तो यही बोलूँगा भाई कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल मन से कीजिए भाई, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख के तैयारी करा करिए भाई। जब भी आपका टाइम डिस्ट्रैक्शन या टाइम इधर उधर देने का मन करे, तो एक बार अपने भविष्य पे ज़रूर देख लिया करो भाई, कि ये जो मैं टाइम कहीं और दे रहा हूँ, इससे मेरा भविष्य अफेक्ट ना हो। नहीं होता है, बिल्कुल दे दो। होने के चांसेस हैं, ख़त्म कर दो।
सो ऋषि भाई चलो ये हो गया, मैथ की बात हो गई है, जीएस की बात हो गई है, व्हाट अबाउट इंग्लिश? देखो यार, इंग्लिश के लिए मैंने जो फॉलो किया था, एक बार नीतू मैम की वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 फॉलो की थी, पूरी पढ़ी उसे। उसके बाद मैंने रानी मैम को फॉलो किया। हम्म। कोई और तीसरा सोर्स मैंने फॉलो नहीं किया, कोई भी सोर्स। हम्म। रानी मैम को इंग्लिश में, तो रानी मैम का यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, उसे फॉलो किया। ठीक है, उसका कहीं से बैच मेरे को अरेंज हो गया था, तो एक बार मैंने बैच के थ्रू गो थ्रू कर लिया था। हालांकि उनका बैच भी, नीतू मैम के बैच वो बुक है, पूरा ही लगभग उसके सिमिलर था, तो बहुत ज़्यादा टाइम उनके बैच में देना नहीं पड़ा। और वोकैब का थोड़ा सा इशू रहता है, तो वोकैब के लिए मेरे पास एसपी बख्शी बुक थी, एसपी बख्शी, उसमें बहुत अच्छी वोकैब दी थी, तो वोकैब के लिए मैंने वो फॉलो कर ली। तो प्री मेंस के लिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। जब पता लगा कि थोड़ी और एडवांस आ सकती है वोकैब, तो ब्लैक बुक से वोकैब पढ़ ली। ओके, ब्लैक बुक से वोकैब पढ़ ली। ब्लैक बुक से जो भी वोकैब का पार्ट था, ईडीएम से सिनोनिम्स या आपके एंटोनिम जो भी थे, वो सब ब्लैक बुक से एडवांस के लिए कर लिया। तो ये इंग्लिश का हो गया। उसके बाद बचती है रीजनिंग। और मेरे को नहीं लगता भाई रीजनिंग में आप कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। अगर आपका एक बार भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो फिर आप मॉक्स दीजिए भाई, कुछ मत कीजिए, मॉक्स दीजिए, कहीं और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि भाई बुक क्या बुक कौन सी आपने पढ़ी? क्योंकि पीवाईक्यू तो आपने लगाए होंगे। मैंने भाई पीवाईक्यू के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं ली थी। जो भी ऑनलाइन टीचर कोई पढ़ा देता था, जैसे अभिनय शर्मा सर के कुछ थे, मतलब हर दिन उनका एक, हाँ सीट्स थी, ठीक है। गगन प्रताप सर की सीट्स थी, ठीक है, उनके हर चैप्टर की सीट्स थी। और अभिनय शर्मा सर जो प्रैक्टिस बैच लेके आते हैं, रात में 25 क्वेश्चन प्री के टाइम पे और 30 क्वेश्चन मेंस के टाइम। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्पफुल रहा है प्री और मेंस के ड्यूरेशन में, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि अब हम पढ़ें क्या, जो प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। तो उस टाइम पे जो मैंने फॉलो किया प्री के बाद, वो था माई पाठशाला चैनल, जिसपे अनुराग शर्मा सर पढ़ाते हैं। उनका 50 डे PYQ चल रहा था, या मतलब ऐसे कुछ चल रहा था, जिन्होंने भाई 3 महीने या 2 महीने हर दिन सीरीज लगवाई। हर दिन 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी वो लगवाते थे, बड़ी शिद्दत से मेहनत करके लगवाए उनने। और प्री से मेंस की ड्यूरेशन में यकीन मानो भाई कुछ और फॉलो नहीं किया मैंने मैथ के लिए, क्योंकि सिलेबस तो हो ही रखा था, सिलेबस हो रखा था, प्रैक्टिस चाहिए थी, प्रैक्टिस अनुराग शर्मा सर लेके आते थे। तो भाई फिर आपने मॉक भी तो लगाई होंगे? मॉक भाई, मॉक बहुत जरूरी है भाई। कितने मॉक लगाए होंगे आपने? तो दिए होंगे भाई मैंने, मैंने अप्रैल में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, और मई जून में मैंने मेंस का ही मॉक स्टार्ट कर दिया। तो मॉक आपने मॉक कहाँ से लगाए थे आपने? ऑलिव बोर्ड। और उसके अलावा कुछ नहीं, ऑलिव बोर्ड सीधा। अच्छा, टेक्स्ट बुक एंड ऑल? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, केवल मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक्स दिए, ठीक है, प्री के लिए और मेंस के लिए। प्री में ऐसा था क्योंकि मैं मेंस दे रहा था, तो प्री का बहुत ज़्यादा इशू था नहीं। अगर तुम इसमें टेक्स्ट बुक बोल देते तो मैं टेक्स्ट बुक का प्रमोशन कर देता कि मेरा कूपन कोड यूज़ करिए MNDR, आपको 12% स्टैंड डिस्काउंट मिलेगा। पर भाई टेक्स्ट बुक के अलावा भी आप ऑलिव बोर्ड से लगा सकते हो। ठीक है, और मेरे पास था नहीं टेक्स्ट बुक का, बट ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में कोई दिक्कत है, तो वो अभी किया जाता है। ऑलिव बोर्ड के अभी पास रखा हुआ आपके पास? ऑलिव बोर्ड का ऐसा था कि ऑलिव बोर्ड फ्री लाइव देता था, सबसे बड़ी बात ये है प्री के लिए, तो एक वो आसान पड़ जाता था कि प्री के लिए कोई इशू था नहीं। दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे जब मैंने ऑलिव बोर्ड का पास खरीदा था, थोड़ा सा ऑफर चल रहा था, तो मुझे 200 या 250 रुपए में कुछ पड़ गया। पर ऋषि भाई जैसे कि चलो आपने वो पाठशाला से आपने सर से आपने PYQ लगा लिया, इधर परमार सर से आपने PYQ लगा लिए, रीजनिंग की आपने मॉक से प्रैक्टिस कर ली, GS इंग्लिश का आप बता रहे थे, तो फिर भी जैसे किसी को बुक से PYQ लगानी है तो कौन सी बुक उसको प्रेफर करनी चाहिए? आप क्या रिकमेंड करोगे? किरण की बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन ले लो भाई। चलो इनने फेसबुक का तो नहीं बोला, किरण का बोला है। किरण का बता देना चाहता हूँ दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया बुक अभी आई हुई है। अब आप तो देखते हो, हम जब से फील्ड में आए तब से किरण की बुक ही देखते आ रहे हैं, और कई सालों से किरण की बुक चल रही है। और किरण आजकल AI मॉडल पे भी काम कर रहा है, तो उसके सॉल्यूशन डिजिटल फॉर्म में आपको, AI फॉर्म में आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो आप किरण की बुक भी ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिस भी बंदे ने 1000 कमेंट तक पहुंचाया, और जिस भी कमेंट को बहुत अच्छे से लिखा और अच्छा कमेंट लिखा, तो मैं उसको किरण की बुक भी गिव अवे करने वाला हूँ। साथ ही साथ परमार का बेच गिव अवे करने वाला हूँ, अपने पवन राव सर का बेच गिव अवे करने वाला हूँ, और किरण की बुक भी गिव अवे करूँगा अगर इस वीडियो पर 1000 कमेंट होते हैं तो। बिल्कुल भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। उसके अलावा और कौन सी बुक आप बोल रहे थे?
उसके बाद तो यही 2-4 ही बुक्स थी भाई मेरे पास। पिनेकल हो गई, किरण हो गई, पिनेकल हो गई, हाँ पिनेकल हो गई PYQ के लिए, लाइक जीएस में उस टाइम पे ये चल रहा था ना, PYQ की बहुत ज़्यादा रेस चल रही थी। हालांकि प्री में तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, बट मेंस में उसका बहुत ज़्यादा जो है पड़ा नहीं, क्योंकि वो अंदर से चीज़ें पूछी गई। तो अगर आपको लगता है कि भाई PYQ पढ़ना है तो आप पिनेकल उठा सकते हो, ठीक है, किरण उठा सकते हो। दूसरी बात, आपने नीतू मैम को उठा ही लिया है, मतलब नीतू मैम की बुक उठा ली, प्लिंथ टू पैरामाउंट जो थी वॉल्यूम 1। एसपी बख्शी आप चाहो तो वो कैब के लिए ले सकते हो, ठीक है। बाकी ब्लैक बुक ले लो, बाकी आप ब्लैक बुक ले लो, तो एसपी बख्शी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एसपी बख्शी से आप ये ग्रामर का पार्ट है ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। दूसरी बात, मैथ का आपका बैचेस का पता लग ही गया है भाई, तो अब बचता ही क्या है। अब बचते मतलब यही चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम कर लो, बार बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा भाई। अब मैं बता रहा हूँ भाई, जीएस तो सबसे ज़्यादा ऐसा है कि भाई मुझे किसी टीचर पे भरोसा नहीं था, परमार सर पे भरोसा था नो डाउट, बट तब भी एक रहता है ना कि कहीं अगर चीज़ें मिस होती हैं तो कहाँ जाऊँगा, तो इसीलिए मैंने पहले इंग्लिश लूसेंट उठाई परमार सर के साथ साथ, इंग्लिश को पढ़ा पूरा, हिंदी लूसेंट उठाई, हिंदी को पढ़ा, ये दो हिंदी इंग्लिश क्योंकि में कुछ पढ़ने का डिटेल्स क्या हिंदी में एक्स्ट्रा दी हुई हैं जो इंग्लिश में मिस आउट है, अच्छा, कुछ डिटेल्स इंग्लिश में दी हुई हैं जो हिंदी में मिस आउट है। ओके, स्पेशली हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री वाला पार्ट कई बार ऐसा रहता है ना कि आप एक बुक पढ़ी, आप एक बार कुछ फैक्ट छोड़ गए, फिर आपने इंग्लिश की पढ़ी, कुछ फैक्ट जो छोड़ के आया उन्हें दोबारा पढ़ गए। कम से कम नहीं तो मैंने 10 से 12 बार हिंदी लूसेंट पढ़ी होगी और 10 से 12 बार इंग्लिश लूसेंट पढ़ी होगी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि लगभग 2 या ढाई घंटे लगते थे मेरे को एक लूसेंट खत्म करने में, से स्टार्ट किया और 2-2.5 घंटे में खत्म। मतलब बस एक बार रिवाइज करना है, देखना है, गो थ्रू करना है, गो थ्रू करना है, क्योंकि भाई CHSL का मेंस था नवंबर में, ठीक है, तो उस टाइम तक लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया था मेरा पूरा, और फिर बचा था 2 महीने। कंफ्यूजन ये थी अब फिर कहाँ से स्टार्ट किया जाए, फिर वही रिवीजन, फिर लूसेंट उठाई, फिर पढ़ी, कुछ नया नहीं था। देखो यार सिंपल सी बात है, देखो लक मक कुछ काम नहीं करता सिलेक्शन के लिए, कुछ नहीं भाई, लक भी काम करता है, लक उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत साथ देगा भाई, बिना मेहनत के कुछ साथ नहीं देगा, सीधी सी बात है भाई। आप देखो ना यार, बंदा मतलब 22 से लगा हुआ है, 22 में मेंस दे रहा है, 23 में पूरा CGL सब मतलब कर रहा है, 23 में कर रहा है, 24 में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 3-4 साल की लगातार की मेहनत हो गई आपकी, मेहनत हो गई भाई। CPO दिया है, CPO में एक बार भाई 163 नंबर थे 2022 वाले में, 2023 वाले में 158 नंबर थे, नहीं हुआ भाई। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उस दिन आपका दिन कैसा है वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट अब ये है कि जब आपकी मेहनत आपकी जो है लक पे मैच करती है ना, सारे पहलू आपके साथ होते हैं, सब कुछ मिल जाता है, फिर आप अंधा तुक्का भी मार दोगे ना, अच्छा, तो वो भी लग जाएगा भाई, ऐसी वाली बात होती है फिर। तो मतलब ये कि आप जब होना होगा तब होके रहेगा, जब होना होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यार आपने मेहनत बिना मेहनत के नहीं होगा भाई, बिना मेहनत के नहीं होगा। आप अपने आप को कंपोज अगर रख पा रहे हो, मॉक्स इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर, क्योंकि पेपर डिफाइंड नहीं है लेकिन आपका माइंड डिफाइंड है, माइंड कंपोज कर सकते हो, पेपर को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे भाई, सिद्धांत पटेल ही ऐसा था जो केवल 4 नंबर से उसमें रह गया CGL मेंस में, और लगभग 6 नंबर से CHSL मेंस में रह गया। क्यों? क्योंकि वो माइंड अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाया, उसको लगा कि भाई मेरा एक सेक्शन जा रहा है, तो उसने दूसरे सेक्शन पे फोकस करना ही बंद कर दिया। बाद में पता लगा कि जिस सेक्शन को सोच रहा था बेकार गया है, वो सेक्शन में मेरे से ज़्यादा नंबर है। तो भाई पेपर में आपकी मेहनत के साथ साथ आपका कंपोजर भी डिसाइड होता है। मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, लिटरली मानो इस बात को, लाखों बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बट सीट्स नहीं है उतनी। मॉक्स दो, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है, 5-6 महीने है, प्री के मॉक्स मत दो, केवल लाइव मॉक दो प्री का। मेंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे पाओ, दूसरे दिन हर अल्टरनेट डे में केवल मेंस का मॉक दो, और उसके बाद प्री के बाद जब मेंस होगा फिर भी मेंस के मॉक दो, क्योंकि मेंस के मॉक आप दोगे, आप सैटरडे संडे लाइव मॉक दे रहे हो, खत्म है भाई आपका मॉक का। एक हफ्ते में आपने सोचो 3 मॉक आपके मेंस के हो गए, ठीक है, और 1 मॉक आपका लाइव हो गया, कितना ही मॉक दोगे? क्योंकि मॉक से आप रीजनिंग अपनी तगड़ी कर रहे हो, बात ये भी समझना है भाई। बिना उसकी मॉक से आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो रहा है, रीजनिंग आपका हो रहा है, आपके वो टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं जो उसमें आपकी एरर्स हो रहे थे, आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे मैं कम वीक कर रहा हूँ। जब नई चीजें ऐड होती जा रही हैं, लाइक वर्ड फॉर्मेशन ऐड हो रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट ऐड हो गया है, टफ करते जा रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई ना, क्योंकि भाई ये सारी चीजें ऐसी हैं, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप इनको ग्रेस्प कर पाओगे चीज़ों को। तो अगर आपकी पकड़ नहीं बन पा रही है, आपने मॉक नहीं दिया, तो पकड़ नहीं बना पाओगे। लेफ्ट को राइट बिठाओगे, राइट को लेफ्ट बिठाओगे, और ये पेपर में गलतियाँ होंगी। तो ऋषि भाई
मेरे को ऐसा लग रहा है इस बात पे आप ये गारंटी दे सकते हो, अगर इस वीडियो को जिसने भी शिद्दत से देख लिया होगा आराम उसका से भाई, 100% सिलेक्शन हो कुछ रहा है। नहीं करना है आपको, इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टेड बुक्स जो मैंने बताई हैं आप उन्हें रेफ़र कीजिए, बार बार पढ़िए, कहीं मत भटकिए। कोई आपका यार बोल रहा है ये करना है वो करना है, कुछ मत सुनो, कान पे लगाओ हाथ, और आइडियल बुक्स जो हैं उनको फॉलो कीजिए। लूसेंट उठाइए, परमार सर के नोट्स उठाइए, बार बार वही फॉलो करिए। कुछ नहीं किया मैंने भाई जीएस के लिए, ठीक है। हालांकि इस बार जीएस का पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बट जब मैं मेंस के मॉक देता था कई बार मेरे भाई 62, 65, 68 नंबर तक पहुंचा हूँ। मेरा दोस्त सिद्धांत पटेल इसी चीज़ को फॉलो करता था, केवल 71 थे उसके लास्ट पेपर से पहले के मॉक में, 71 नंबर। अच्छा। और क्या जीएस में। अब वो बट पेपर वाले दिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई तो चीज़ें उसके हिसाब से गई नहीं, बट उसका जीएस में स्कोर फिर भी ठीक था, कुछ लगभग 45-48 नंबर कुछ बने थे उससे, ठीक है। वो भी टफ शिफ्ट में उसका पेपर 18 तारीख वाले में फंस गया। तो भाई कुछ और दूसरे आपको सोर्सेस फॉलो नहीं करने, बाकी आपकी कैपेसिटी है भाई। आपको लगता है कि मैंने ए से जेड तक पूरा सीख लिया, अब मुझे और चीज़ें भी सीखनी है, तो आप कर सकते हो, बट आप बाकी अननेसेसरी चीज़ करने से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप दिमाग में क्लटर इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव नॉलेज है जो आपकी, उसको भी हार्म करेगा, ले जाएगा धीरे धीरे निकाल के। मत इकट्ठा करो भाई, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो जो याद कर सको, रिटेन कर सको, रिटेन कर सको। रिटेन पावर बहुत जरूरी है भाई। पढ़ लिया आपने, पता लगी बहुत हिस्ट्री की तो ऐसे यूपीएससी की बुक भी रखी हुई थी, मेरे बाजू वाले ने रखी हुई थी, मेरे जस्ट लाइब्रेरी की सीट के अपोजिट सीट में हिस्ट्री की एक बुक आती है ना यार, स्पेक्ट्रम, वो रखा हुआ था सीजीएल के लिए। मतलब इतनी मोटी बुक होती है, लेकिन वो रखा हुआ था। सीएचएसएल आउट है, देख लो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई। बुक कलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करो और शिद्दत से पढ़ाई करो। उसके बाद मेरे से सीएचएसएल जब आउट हुआ तो मेरे से बोला भाई नंबर नहीं आया, मैंने हिंदी लूसेंट से दे दी, हिंदी लूसेंट दी, टैक्स असिस्टेंट लग गया। देख लो भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुनने में और लगेगा पर मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, टैक्स असिस्टेंट लग गया, 340 नंबर हैं। अच्छा, फिर मुझे भी दे जाना कुछ एक दो बुक। ये भाई फॉलो कीजिए, कुछ आपको इधर उधर ऋषि भाई की 3 साल की मेहनत 31 मिनट की वीडियो में आपको देखने को मिल गई है। और इनके जो भी वर्ड हैं भाई, एक एक कुछ ध्यान से सुनना, भले ही 5 बार ये वीडियो देखनी पड़े, 5 बार देखना, लेकिन जो इनने बताई है ना उस चीज़ को दिमाग में रखना, आपका 110% सिलेक्शन होगा। हो जाएगा भाई, अपने जैसे बंदों का ही सिलेक्शन होता है। वो जो बंदे सिलेक्शन ले रहे हैं, मैंने सिलेक्शन लिया, इसने सिलेक्शन लिया, जिसने भी लिया उसने कुछ अलग नहीं किया है भाई। मैं भी पहले यही गलतियां किया हूँ कि इधर भागना है उधर भागना है, ये टीचर देखा वो टीचर, कुछ काम नहीं आते। 1-2 सिलेक्टेड टीचर रखो और आंख बंद करके भरोसा करना सीखो। ऋषि भाई एक चीज़ और बता दो, जैसे कि आप सीपीयू में फेल हुए 2 बार, हाँ भाई, उसके बाद आपने डिसाइड करा कि आपको सीपीयू देना ही नहीं है। मैंने सीपीयू, लेकिन ये चीज़ भाई आप 2 साल पहले भी तो सोच सकते थे कि मेरे को एक ही एग्जाम देना, सीजीएल देना तो सीजीएल ही देना। अगर आप तब डिसाइड करते शायद आपको 1 साल पहले सिलेक्शन हो जाता, मेरे को ऐसा लगता है भाई। उस टाइम पे मेरा ये था ना कि वो एक रेस होती है ना, कुछ भी मिल जाए, वो एक बार रहता है ना, कुछ भी मिल जाए, जल्दी जल्दी से मिल जाए, तब ऐसा लगता है कि चपरासी भी बना दो भाई, हम तो बन जाए, पैसा चाहिए। फिर जब आँख खुली कि भाई ऐसे बन भी गए अगर मान लो, ठीक है, तो मतलब ही क्या है। सही बात है, क्योंकि 2 बार सीपीयू में फेल होके देख लिया, तीसरी बार फेल होने की हिम्मत नहीं थी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब जो है सारी चीज़ों पे बंद, मतलब सारी चीज़ों पे लगाम लगाने का नौबत आ चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2 जॉब में काम कर चुका हूँ, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में भी काम कर रहा हूँ, लगभग बहुत सारी जगह मैं काम कर चुका हूँ, स्टिल कुछ मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं वही बोलूँगा यार, अपना गोल निश्चित रखो, जो करना वही करो, नहीं तो तुम बीच में कहीं पहुंच भी गए ना तो उसके बाद तुम उसी चीज़ के लिए भागोगे जिसके लिए तुम पहले भाग रहे थे। भाई बहुत पहले अभिनय शर्मा सर की एक लाइन मुझे याद आती है, वो लाइन बहुत मेरे लिए काम की, कि उनने ये बोला था कि संकल्प में विकल्प ना होना ही संकल्प की सिद्धि है। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, यकीन मानो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर नहीं भी होता है तो क्या, वहाँ चले जाएंगे। मेरे पास वो ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि अगर नहीं हुआ तो भाई कहीं ऐसा ना करना पड़ जाए कि भाई कोई ही हेल्प कर दो। तो वो एक लाइन में हमेशा रिपीट करके रखता था कि भाई विकल्प नहीं लाना है, ऑप्शंस नहीं क्रिएट करने हैं। मिलने को तो भाई इंजीनियर है आज अपने बैकग्राउंड में, 10-12 हज़ार की नौकरी कोई भी उठा सकता है, उठा लो। विकल्प तो है ना आपके पास, फ़ायदा है कोई। जितने आपके पास विकल्प होंगे आप उतने अपने जो है गोल से दूर होते जाओगे। गोल बनाओ, मेहनत करो, ख़त्म, कुछ नहीं करना है और। सो लास्ट में क्या समराइज करोगे कि मतलब क्या 4 चीज़ें होनी चाहिए, 4-5 चीज़ें कि जिसमें आप सीजीएल में सिलेक्शन ले लो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन ले लो, क्या चीज़ आप बताना चाहोगे? सिलेक्टेड 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊं, क्या आप एक टाइम डिसाइड करो और
अपने आप को उस टाइम में बांध दो। हाँ। सोने उठने का टाइम आपका अनसर्टेन हो सकता है, कभी आप लेट सो रहे हो, कभी मतलब लेट जाग रहे हो, लेकिन जब जागो फिर उसके बाद का टाइम आपको पढ़ाई करो। घर जाते हो घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी जाते हो लाइब्रेरी में पढ़ो, लेकिन 8 घंटे पढ़ो। 16 घंटे बचते हैं आपके पास, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 8 घंटे आपके भाई ऐसे होने चाहिए कि रात में जब आपको नींद आए तो लगे कि पढ़ा है भाई आज। दूसरी बात, आपके दोस्त अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में, तो वो आपके लिए मतलब आइसिंग ऑन द केक का काम करेगा भाई, क्योंकि वो आपको भाई पुश करने का काम होता है। मॉक जब हम साथ में देते थे भाई, सबका स्कोर सिमिलर रहता था, और प्री में भी ऑलमोस्ट सबका स्कोर सिमिलर रहा। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी बात ये कि आप जितना हो ये सोशल साइट से दूर रहना सीखें। यूट्यूब छोड़ के ट्विटर हो गया, आपका इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें, स्नैप भी हटाओ, इन सबको, बेकार की चीज़ें हैं भाई। ठीक है, कोई चैनल चला रहा है, कोई ये सब कर रहा है, ये सब कर लेना भाई पेपर के सिलेक्शन होने के बाद। और चौथी चीज़ ये है भाई कि आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो भाई। बच्चों को मैंने ना सिलेक्ट होने का सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण देखा है, उनका ये कहना है कि भाई लास्ट मोमेंट तक हमने इतना पढ़ लिया कि हम रिवाइज ही नहीं कर पाए। समझ रहे हो ना? रिवीजन आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने 5 दिन लूसेंट पढ़ी तो 2 दिन आप उसको रिवाइज करना ही करना है, कुछ नहीं करना है। आपने 5 दिन पढ़ ली, 2 दिन आप अपने आप पे लीनियंट रहो और रिवाइज करो, फुल रिवाइज करो। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, पूरा पढ़ लिया हिस्ट्री, आपको पता है 3 दिन रिवीजन देना है, तो वो 3 दिन आप रिवाइज करो। और ऐसा आप 2-4 बार कर दोगे तो आप यकीन मानो आपको फिर वो 2-4 बार की ज़रूरत नहीं लगेगी। फिर आप 3 महीने बाद भी रिवीजन करोगे ना, आधे 1 घंटे में हो जाएगा। ये चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ ये है भाई कि गोल फिक्स रखो। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। में विकल्प मत रखो भाई। आपने CGL सोचा है, CHSL भरो, अच्छी बात है क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन आप ये नहीं कि CGL भरा, CHSL भरा, बैंक भरा, NTPC भरा, रेलवे ALP भरा, ग्रुप D सब भर दिया, तो आपका भाई 2-2 महीना भी अगर आपने एक एग्ज़ाम को दे दिए, तो जब CGL आएगा आपका 4 महीने 6 महीने बाद, तो आपकी तैयारी निल रहेगी। ये 4-5 चीज़ें हैं भाई, पढ़ाई करो, फॉलो करो, हो जाओ। बाकी अल्टीमेटली शिद्दत से मेहनत करो। मेहनत ही है भाई, कोई और गोल नहीं है। लक आपका तभी काम करेगा जब आपकी पूरी मेहनत हो चुकी होगी। और फिर मॉक दे के आपको अंदाजा तो लग ही जाता है भाई। लाइव मॉक में आपका स्कोर आपकी मतलब जो हैसियत बता ही देता है, आप कितने पानी में उतर चुके हो। ऋषि भाई एक चीज़ और लास्ट में क्वेश्चन, कितने मॉक लगा लिए होंगे आपने? मैंने कम से कम भाई 70 मॉक मेंस के 70 मॉक, 70 मेंस के मॉक लगा लिए होंगे। प्री के? और प्री के अंदाज लगा लो भाई, गैस कर लो, मार्च से लगा रहा था, अक्टूबर में पेपर था, तो हर महीने में 4 मॉक देता था, 8 चौको 32 मॉक लगाए होंगे। मतलब क्वालिटी वाली चीज़ें आपने करी है, बहुत करी भाई। और ये सारे मॉक्स देने का कारण भी मेरे पीछे मेरे दोस्तों का हाथ था। मेरा एक दोस्त था सिद्धांत पटेल, उसको भाई मॉक देने में बहुत मजा आता था। अब उसके कारण मुझे भी मॉक देना पड़ता था, क्योंकि एक वो रेस तो थी ना भाई, ये दे रहा है मैं कैसे रुक जाऊँ। तो वो जबरदस्ती के चक्कर में भाई मैंने तो 70 लगाए, उसने तो कम से कम 150 या 250 मॉक्स लगाए मेंस के। टेक्स्ट बुक लो, ऑलिव वुड लो, पंडित्स लो, और जो भी गगन प्रताप सर के मॉक्स थे सब लगाए, सब छान मारे, सब एवरीथिंग। इस बार सिद्धांत का हो रहा है, इस बार भाई अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में उसका रॉ स्कोर चल रहा है मेंस में 350 रॉ स्कोर जा रहा है 350 प्रेजेंट सिनेरियो में। इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाया, अगली बार रैंकर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इस बार वो रैंक उठा ले, इस बार उठा लेगा। इस बार उसको क्या है, थोड़ा सा कंपोजर उसका लूज हो गया, ठीक है, 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं एग्जाम में, वो होता रहता है। तो अगर इस बार अपना कंपोजर ठीक करके मतलब जाता है ना, मुझे लगता है इस बार अंडर 100 रैंक लड़का जो है उठाएगा। तो भाई सिद्धांत का भी मौका लेके वो इंटरव्यू लेके आएंगे हम, और फिर साथ में बैठेंगे, तीनों भाई साथ में बैठेंगे। सिद्धांत का भाई इस बार सिद्धांत द्विवेदी 2 एस्पिरेंट्स हैं ऐसे मेरे बंदे भाई, जिनके लगते हैं कि इस बार सिलेक्शन के पूरे आसार हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही मतलब ट्रैक पे जा रहे हैं। देखो अब गॉड ग्रेस से अच्छा ही हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच ऋषि भाई। और आपकी जो जर्नी है काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, काफ़ी आपने लूप फॉल्स देखे हैं, काफ़ी डाउनफॉल्स देखे हैं, लेकिन आपने जो शिद्दत से मेहनत करी, आपने जो चीज़ नहीं छोड़ी वो मेहनत है। क्योंकि आप सुबह जा रहे हो, एक टाइम खाना खा रहे हो, फिर दिन भर खाना नहीं खा रहे हो, फ़ोन बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद कर दी। मैंने भी इनको बीच में फ़ोन लगाए, लेकिन भाई 1-2 दिन बाद कॉल आता था, अरे बोलता था भाई तेरा फ़ोन आया था यार 2 दिन पहले। मैंने कहा यार म्यूट मतलब लाइब्रेरी म्यूट रहता था कोई, हाँ, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता था भाई। सो अच्छी बात है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। अभी दिल्ली में ही ऐसो है, अब तो पास में ये 4-5 किलोमीटर ही है, तो मिलना जुलना भाई से लगा रहेगा, साथ में ही घर भी जाना रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा रहा मेरे लिए भी, भाई आ गए यहाँ पे, और भाई काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, मेरे को भी काफ़ी
मोटिवेट करा इनने, और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है भाई के साथ। सो थैंक यू सो मच ऋषि भाई। और जो गिव अवे रहेगा, परमार सर का बैच गिव अवे रहेगा, अपने पवन राव सर का बैच गिव अवे रहेगा, और किरण पब्लिकेशन की बुक गिव अवे रहेगी अगर इस वीडियो पर 1000 कमेंट होता है तो। और थैंक यू सो मच, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन हर एस्पिरेंट के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को शिद्दत से देख लेगा ना, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन पक्का है भाई, पक्का है। आप मेहनत करो, कुछ आप मत करो, आप मेहनत करो। क्योंकि भाई ने अपने पूरे 3-4 साल की मेहनत इस वीडियो में डाल दी है, जान डाल दी है। बिल्कुल भाई, यही समरी है। आपको यही भटकना है summary तो है। आप भटक सकते हैं, बट समरी यही है। बाकी वो realization जो यही बोलते है। हैं ना 6 महीने में तैयारी होगी, 8 महीने में तैयारी ये होगी, सब 2 महीने बेकार में की तैयार बात होगी, है सब भाई, फालतू की बात है। बेकार की कोई बात है। सब ये सिलेक्शन के बाद 15 सब दिन कुछ में भी मैंने बोल देते मेंस हैं। क्लियर किया, 3 दिन में मेंस क्लियर किया, सब इन सब सारी बातों में मत फंसो आप। हम्म। आपको टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। अगर तैयार हो तो आप स्टार्ट करो, वरना बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, आप वहाँ स्विच कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आप सीजीएल में ही उतरो। चलो थैंक यू सो मच ऋषि भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपकी ज्वाइनिंग के लिए, और जल्द से जल्द ज्वाइन करो। बाकी इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करते रहो। जो भी मतलब अगर ऐसे कमेंट्स आए कि हमें एक और वीडियो बनानी पड़ी तो हम एक और वीडियो ले आएंगे ऋषि भाई के साथ, बिल्कुल। तो ऋषि भाई यहीं पे हैं हमारे साथ में, ये अब तो कोई अरे दिक्कत ही भाई, नहीं। अब तो यहीं आपके सर पे ही तांडव करेंगे। तो चलिए थैंक यू भाई, सो मच, thank जय you हिंद, जय भाई, भारत। thank you।